तो चलिए आज के इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। एक ऐसे मैथमेटिकल टूल के बारे में बात करते हैं जो भावनाओं में बहकर लिए गए ट्रेडिंग के फैसलों को पूरी तरह से एक अनुशासित और नियम आधारित पोजीशन साइजिंग में बदल देता है। असल में फाइनेंस की दुनिया में कामयाबी इस बात से तय नहीं होती कि कोई कितने अच्छे एंट्री सिग्नल खोजता है, बल्कि इस बात से तय होती है कि वो अपना रिस्क कितनी अच्छी तरह मैनेज करता है। इस विश्लेषण में हम जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो हैं पोजीशन साइजिंग की गलतियां, इस फॉर्मूले का इतिहास, अपनी एज यानी बढ़त की गणना करना, फ्रैक्शनल साइजिंग का इस्तेमाल, केली पैराडॉक्स और इसे रोजमर्रा में लागू करने के तरीके। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, पोजीशन साइजिंग का जाल। ये वित्तीय बाजारों में उतरने वाले हर इंसान के सामने आने वाली सबसे बड़ी और सबसे आम समस्या है। सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में आखिर कितना पैसा लगाया जाए। सच कहें तो ज्यादातर लोग इस सवाल को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। उनका पूरा फोकस बस सही एंट्री या चार्ट्स खोजने पर होता है। सही ट्रेड खोजना तो बस एक हिस्सा है, लेकिन उसमें कितना पैसा दांव पर लगाना है, ये एक बहुत ही गंभीर गणित है। जब कोई ठोस रणनीति नहीं होती तो साइजिंग पूरी तरह से भावनाओं का खेल बन जाती है। कभी अचानक से बहुत कॉन्फिडेंस आ गया तो बहुत बड़ा दांव लगा दिया, या फिर लगातार नुकसान हो रहा है तो डर कर पैसा कम कर दिया। कुछ लोग तो बस दूसरों की नकल करते हैं, और बिना गणित के लिए गए ये सारे फैसले लंबे समय में अंडर परफॉर्मेंस और भारी नुकसान की पक्की गारंटी होते हैं। दूसरा हिस्सा है फॉर्मूले की उत्पत्ति। भावनाओं पर टिके इस खतरनाक तरीके का पक्का इलाज खोजने के लिए हमें वॉल स्ट्रीट से बाहर निकलकर इंजीनियरिंग की दुनिया में झांकना होगा। कहानी शुरू होती है 1956 में। बेल लैब्स में जॉन केली नाम के एक इंजीनियर डेटा को बिना किसी नॉइस के कुशलतापूर्वक भेजने की थ्योरी पर काम कर रहे थे। मजेदार बात यह है कि यही थ्योरी आगे चलकर एडवर्ड थॉर्प के हाथ लगी। उन्होंने पहले इसे लास वेगस के कैसीनो में आजमाया और ब्लैक चेक में डीलर को हराया, और फिर इसी गणित के दम पर शेयर बाजार में तहलका मचा दिया। जरा इन आंकड़ों को देखिए। लगातार 20 सालों तक बिना एक भी साल नुकसान उठाए 15.1% का औसत सालाना रिटर्न। एडवर्ड थॉर्प के फंड ने ये सब तब हासिल किया जब बड़े बड़े बुद्धिमानों और एकेडेमिक टीमों वाले फंड ढह रहे थे। ये बिल्कुल साबित करता है कि सिर्फ रॉ इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि बेहतरीन रिस्क मैनेजमेंट हमेशा बाजी मार ले जाता है। अब आते हैं तीसरे और बहुत अहम हिस्से पर, अपनी एज या बढ़त की गणना करना। आखिर पता कैसे चले कि बाजार में हमारा पड़ला भारी है या नहीं? यही एंट्री होती है एक्सपेक्टेंसी की। केली फॉर्मूले का पूरा खेल इसी पर टिका है। सीधे शब्दों में कहें तो एक्सपेक्टेंसी निकालने के लिए जीत की संभावना में से हार की संभावना को घटाया जाता है और फिर उसे रिवॉर्ड के अनुपात से भाग दिया जाता है। ये सिर्फ जीतने की दर नहीं है, बल्कि जीत और उससे मिलने वाले इनाम का एक परफेक्ट गणितीय संयोजन है। चलिए इसे इस टेबल से समझते हैं। डेटा साफ दिखाता है कि अगर किसी रणनीति की जीत दर यानी विन रेट सिर्फ 45% है, लेकिन उसका रिवॉर्ड रेशियो शानदार है, जैसे 3:1, तो केली फॉर्मूला उसमें ज्यादा पैसा लगाने की इजाजत देता है। 52% विन रेट वाले ट्रेड से भी ज्यादा, क्योंकि केली फॉर्मूला सिर्फ जीत की दर नहीं दिखता, वो पूरी तस्वीर दिखता है। ट्रेडिंग में आमतौर पर एक बड़ा पॉपुलर तरीका होता है कि हर ट्रेड पर बस फिक्स 1% का जोखिम लिया जाए, लेकिन केली का तरीका पूरी तरह डायनामिक है। जब कोई बेहतरीन मौका सामने आता है तो ये अपने आप पोजीशन साइज बढ़ा देता है और कमजोर मौकों पर उसे सिकोड़ देता है। ये रिस्क को सीधे मौके की क्वालिटी के साथ जोड़ देता है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, फ्रैक्शनल साइजिंग का रहस्य। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि इस गणित को देखकर किसी एक ट्रेड में बहुत बड़ा हिस्सा लगा दिया जाए, एक बहुत ही डरावनी सच्चाई को समझना जरूरी है। 92%। जी हाँ, अगर गणित के हिसाब से 40% का फुल केली साइजिंग एकदम सही भी हो, लेकिन बाजार में लगातार 5 बार नुकसान हो जाए, जो कि सांख्यिकीय रूप से बहुत ही आम बात है, तो इस फुल केली के चक्कर में 92% तक पूंजी साफ हो सकती है। और बिल्कुल यही कारण है कि फ्रैक्शनल केली साइजिंग लागू करना बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है। फुल केली से मुनाफे की रफ्तार थ्योरी में तो मैक्सिमम लगती है, लेकिन इसके 80% तक के भयंकर ड्रॉडाउन इंसान को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ सकते हैं। इसीलिए हमेशा क्वार्टर केली का इस्तेमाल करना चाहिए। विकास थोड़ा धीमा जरूर होगा, लेकिन ये ड्रॉडाउन को सिर्फ 20% तक सीमित रखता है, जो लंबे गेम में सर्वाइव करने के लिए सबसे जरूरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी देता है।
5वां हिस्सा, केली पैराडॉक्स से बचना। अब फ्रैक्शनल साइजिंग समझ लेने के बाद भी इंसान का अपना दिमाग ही इस गणितीय अनुशासन के खिलाफ लड़ता रहता है। हमेशा कुछ मनोवैज्ञानिक जाल होते हैं जो अनुशासन तोड़ देते हैं, जैसे लगातार जीतने पर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर साइज बढ़ा देना, या हारने के सिलसिले के बाद बदला लेने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग करना। सबसे बड़ा पैराडॉक्स या विरोधाभास ये है कि अगर फॉर्मूले की तय सीमा से ज्यादा बड़ा दांव लगाया जाता है तो रिस्क सिर्फ बढ़ता नहीं है, बल्कि लंबे समय की ग्रोथ नेगेटिव हो जाती है और वित्तीय बर्बादी 100% तय हो जाती है। सच कहा जाए तो बोरिंग ट्रेडिंग ही असल में अच्छी ट्रेडिंग है। जब रिस्क ठीक से मैनेज हो रहा होता है तो पोर्टफोलियो में होने वाले भारी उतार चढ़ाव का वो सारा ड्रामा एकदम खत्म हो जाता है। अगर ट्रेडिंग में ज्यादा रोमांच नहीं मिल रहा तो समझ लीजिए कि रास्ता बिल्कुल सही है। छठा और आखिरी हिस्सा, इसे लागू करने के कदम। अब सवाल है कि इस पूरी जानकारी को रोजमर्रा के काम में कैसे बदला जाए। यहाँ केवल थियोरी से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले कम से कम 100 असली ट्रेडों का ईमानदार डेटा इकट्ठा करना होगा। हिस्टोरिकल बैक टेस्टिंग वाले डेटा पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो अक्सर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। लाइव डेटा से कैली की गणना करनी चाहिए, फिर उस पर क्वार्टर कैली साइजिंग लागू करनी चाहिए। और सबसे बड़ा उसूल, कभी भी किसी भी हाल में अपनी तय सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत ही प्रैक्टिकल चीज पर ध्यान देना जरूरी है। मानक फॉर्मूला मानकर चलता है कि ट्रेड्स एक के बाद एक लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर एक ही समय में 4 पोजीशंस खुली हैं और कुल केली सीमा 20% का जोखिम तय करती है, तो इसका सीधा मतलब है कि हर ट्रेड पर सिर्फ 5% का ही रिस्क लिया जा सकता है। ऐसा करने से पूरा पोर्टफोलियो एक साथ सुरक्षित रहता है। क्या इस पर्टिकुलर सेटअप में सचमुच कोई गणितीय बढ़त है? हर ट्रेड से पहले अपने अंतर्ज्ञान या गट फीलिंग की बजाय इन ठंडे और कठोर आंकड़ों से इस सवाल का जवाब मांगना ही वो चीज़ है जो बाजारों में सर्वाइव करने वालों और रातों रात गायब हो जाने वालों के बीच की लकीर खींचता है। तो आखिर में एडवर्ड थॉप की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि लक्ष्य मुनाफे को मैक्सिमाइज करना नहीं है, बल्कि बर्बादी के जोखिम को कंट्रोल करते हुए लंबे समय के ग्रोथ रेट को बढ़ाना है। रातों रात अमीर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि इतना लंबा टिके रहने का अनुशासन अपनाना चाहिए कि वो वास्तविक गणितीय बढ़त दशकों तक कंपाउंड हो सके। तो क्या भविष्य के फैसले भावनाओं से होंगे या फिर कठोर गणित से? इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।